नमस्कार मित्रों। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यात्रा पूरी हो गई है। भारत के साथ बहुत सारी बातों पर उनकी चर्चा हुई है। जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उस पर भी बात हुई है, ट्रेड को लेकर भी बात हुई है और भारत और अमेरिका के रिश्तों में भी क्या बेहतरी हो सकती है, इस सब पर भी बहुत सारे लोग चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद अब सोमवार से हम भारत फिर से अपनी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उस पर आ जाएगा। एक बड़ा काम हो रहा है कि संसद का सत्र थोड़ा सा शांति से चलने की संभावना बन गई है। वंदे मातरम पर चर्चा हो रही है। वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो गए। उस पर एक दिन का पूरा 10 घंटे की बहस होने वाली है, चर्चा होने वाली है संसद में। और दूसरी बात हो रही है चुनाव सुधारों को लेकर, एसआईआर के मसले पर। जो एसआईआर को लेकर लगातार संसद का कामकाज नहीं चल रहा था, ठप पड़ा हुआ था, विपक्ष उस पर मांग कर रहा था, तो अब उसके बीच का रास्ता निकाला गया, क्योंकि सरकार कह रही थी कि एसआईआर पर चर्चा नहीं कर सकती, उसका जवाब नहीं दे सकती सरकार, चुनाव आयोग को ध्यान में रखती है, क्योंकि वो एक ऑटोनोमस बॉडी है। तो चुनाव सुधारों की बात, चुनाव सुधार तो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। चुनाव सुधार, राजनीति में सुधार और जो चुनाव आयोग की ताकत है, इस सब पर चर्चा करेंगे अनकट विद आशुतोष में। आशुतोष से बेहतर कोई व्यक्ति नहीं हो सकता जो इन चुनाव सुधारों पर ठोक बजाकर बात कर सकता हो दमदार तरीके से। और वैसे भी चुनाव आयोग से उनकी बहुत मित्रता रही है। चुनाव भी लड़ चुके हैं, तो वो सारा अनुभव भी उनके पास है। तो सर नमस्कार, स्वागत है आपका। और बहुत ये बहुत जो अब शुक्रिया। चुनाव सुधारों को लेकर चर्चा हो रही है, मुझे लगा आप ही के दबाव में सरकार ने भी मान लिया और चुनाव आयोग ने कहा कि देख ही लेते हैं अब क्या होगा, जो देखा जाएगा। क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो हम ये समझें कि चर्चा पहले वंदे मातरम पे हो रही है। जी। तो वंदे मातरम आज की तारीख में भारत की का सबसे बड़ा मुद्दा है, और यह बात मैं व्यंग में नहीं कह रहा हूं। वंदे मातरम दरअसल भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा के मूल में है। यानी भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार इसके बहाने अपने राष्ट्रवाद को, अपनी और विचारधारा के मूल तत्व को संसद के अंदर बहस करके एक विचारधारा की जो पूरी पृष्ठभूमि है उसको स्थापित करना चाहती है। इसलिए वंदे मातरम पे चर्चा करेगी। वंदे मातरम की चर्चा करेगी तो कांग्रेस पार्टी पर हमला होगा। आजादी के पहले जो वंदे मातरम को लेकर नेहरू पर हमला किया जाएगा, गांधी पर हमला होगा, तमाम चीजें होंगी। दिलचस्प बात यह है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी के इतने सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से अगर उनसे कहिएगा कि वंदे मातरम की 2 पैराग्राफ सुना दें तो बड़ा मजा आ जाएगा कि वंदे मातरम सुजलम सुफलम मलयज शीतलम सस्य श्यामलम मातरम, शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी, फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी, सुहासिनी सुमधुर भाषिनी, सुखदम वरदम मातरम। ये लाइनें, मेरा दावा है कि भारतीय जनता पार्टी के 3/4 सांसद नहीं सुना सकते, लेकिन वंदे मातरम पे चर्चा। भावना में जो भक्ति का भाव है ना, उसमें शब्दों की भूमिका नहीं है। वो मैं आपकी बात से राम के, तो लेकिन वो क्या रामचरितमानस पढ़ते हैं? पूरा हाँ, रामचरितमानस नहीं जानते। नहीं जानते। और जो लेकिन जो रामचरितमानस बंदे, जानते हैं उनके भक्त हो, ऐसा भी नहीं है। हाँ, वे कॉपीराइट नहीं करना चाहिए ना। फिर जब आप कॉपीराइट की बात करते हैं तो मेरे जैसे आदमी को सुनाना पड़ता है कि भाई वंदे मातरम चीज क्या है और वंदे मातरम के लाइनें क्या है। जब आप कहते हैं ना कि शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी, फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी, सुहासिनी सुमधुर भाषिनी, सुखदम वरदम मातरम, तो इसका अर्थ भी नहीं बता पाएंगे। तो मैं इस बात में इसलिए यह बात कर रहा हूं कि आज की भारत की जो राजनीति है उसमें वरीयता राष्ट्रवाद को है, वंदे मातरम पर है। जो देश भर के अंदर जो चर्चा एसआईआर के माध्यम से हो रही है, जो बियलोस की आत्महत्या की खबरें आ रही है, मृत्यु की खबरें आ रही हैं, जिस पर फौरन चर्चा होनी चाहिए, वो दोयम दर्जे की चिंता है। इसलिए 9-10 तारीख को इस पे चर्चा होगी, पहले वंदे मातरम पे चर्चा होगी। ये वर्तमान भारतीय राजनीति समाज की प्राथमिकता को तय करता है कि नागरिक की चिंता कम है, विचारधारा की चिंता ज्यादा है, और उसके माध्यम से विपक्ष को साधने की चिंता ज्यादा है। दूसरी बात आपने कहा, राष्ट्रीय जो चुनावी सुधारों पर चर्चा होगी। देखिए,
अब ये अपने आप में सर, एक द्वैत है। सवाल, आपने वंदे मातरम की चर्चा कर ली, तो वंदे मातरम पर मैं समझना चाहता हूँ कि वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो गए। एक ये एक्सक्यूज भी है, एक कारण भी है। एक्सक्यूज नहीं कहना चाहिए, एक्सक्यूज से नाराज हो जाएंगे लोग। कारण भी है कि 150वीं जयंती मना रहे हैं। राष्ट्रवाद को बहुत सारे लोग हो सकता है कि नेगेटिव कनोटेशन में लेते हो, लेकिन राष्ट्रवाद, राष्ट्रभक्ति और भारत भूमि की मतलब सलाम करना, ये भी नेगेटिव कनोटेशन नहीं है। और इस सच को भी यदि मौका मिल रहा हो तो रखना कि भाई कांग्रेस ने क्यों उसको काट पीट के बराबर कर दिया, नेहरू ने, या क्या कारण रहे, तो इसमें क्या आपत्ति क्या है? कोई आपत्ति नहीं है, मेरी नजर में तो कोई आपत्ति नहीं है। आप देखिए, वंदे मातरम भारतीय समाज और भारतीय इतिहास का वो पन्ना है जो दरअसल इस बात को इंश्योर करता है कि इस भारत के अंदर हर व्यक्ति की चिंताएं, हर व्यक्ति की शंकाओं का समाधान खोजा जा सकता है। हम किसी पर अपनी बातों को नहीं थोपना चाहते। यह है वंदे मातरम। वंदे मातरम को लेकर अगर भारत के माइनॉरिटीज के मन में अगर कोई शंका है तो उसको एडजस्ट किया जा सकता है, उसको अकोमोडेट किया जा सकता है। हम अपनी बात को थोपते नहीं। और यही भारत की हिंदू परंपरा भी है कि जहां आप वेद भी है, उपनिषद भी है, सांख्य भी है, वैशेषिक भी है, बुद्ध भी है, महावीर भी है, चारवाक भी है, अनीश्वरवादी भी है और ईश्वरवादी भी है, सब वैष्णव भी है और साथ में आपके शैव भी हैं, सब को एग्जिस्टेंस में रहते हैं। तो वंदे मातरम दरअसल एक बहुत ही खूबसूरत चीज है जिसके माध्यम से आप भारत की लोकतांत्रिक परंपरा को, भारत की संवैधानिक चिंतन को, भारत की जो प्लूरलिस्टिक आइडिया है उसको आप समझ सकते हैं। दिक्कत पैदा तब होती है, लोकतंत्र खतरे में तब पड़ता है जब आप अपने विचार को दूसरों के ऊपर थोपते हैं। ये जो वंदे मातरम की जो 2 पैराग्राफ को रखा गया, उसके लिए बाकायदा कमेटी बनी थी। उस कमेटी में बड़े प्रबुद्ध लोग थे, उन्होंने इस पर काफी चर्चा की और चर्चा करने के बाद कहा कि भाई ये 8 लाइनें हमें रखते हैं जिस पर सबकी सहमति है। तो लोकतंत्र तो सहमति बनाने का एक जिसे कहते हैं ना, एक तरीका है, सबके विचारों को समाहित करके आगे बढ़ने का तरीका है। तानाशाही में, अधिनायकवाद में ही तो अपनी बातें थोपी जाती हैं, दूसरे की बातों को नहीं सुना जाता। तो इसलिए मैंने कहा कि ये, लेकिन आज की तारीख में वंदे मातरम को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जब आप कहते हैं कि मैं राष्ट्रवादी हूं और आप राष्ट्रवादी नहीं हो, तो आप दरअसल ये कह रहे हो कि मैं राष्ट्रवादी नहीं बल्कि मैं देशद्रोही हूं। तो मैं इस मुल्क में पैदा हुआ हूं, इस मुल्क में मेरी आस्था है, मैं वंदे मातरम को मानूं ना मानूं, लेकिन आपको ये सर्टिफिकेट किसने दे दिया कि आप मुझे कहेंगे कि मैं देशभक्त हूं या देशद्रोही हूं? तो जो मैंने कहा ना कि 8 तारीख ये वंदे मातरम जो नहीं गा रहे वो भी कोई राष्ट्रभक्त नहीं है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, बिल्कुल नहीं कहना चाहिए वंदे मातरम गाना। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे कल कोई मुझसे कहे कि भाई आप नमाज पढ़िए और मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, तो क्या उसके आधार पे मेरे साथ कोई दुर्व्यवहार होना चाहिए? नहीं होना भाई। उनकी आस्था है, लेकिन उसका सम्मान होना चाहिए। हाँ, बियॉन्ड अ पॉइंट अगर कोई कहे तो फिर तो बात अलग हो जाती है। तो मैं जो कहना चाहता था कि जो अब उसमें भी 2 द्वैत है। एक तरफ सरकार कह रही कि हम चुनाव सुधारों पर चर्चा करेंगे, विपक्ष जो है वो एसआईआर पे चर्चा करना चाहता है। मुद्दा आज के भारत का एसआईआर है। आज के भारत के अंदर जो वोटर लिस्ट बन रही है उसमें जो तमाम तरीके की दिक्कतें हैं उसको लेकर चिंताएं हैं। तो विपक्ष एसआईआर पे चिंता कर रहा है, सरकार चुनाव सुधारों के ऊपर चिंता कर रही है। तो इसलिए इन दोनों के बीच में कोई मीटिंग ग्राउंड नहीं है कि एसआईआर को, ये तो पार्ट ऑफ चुनाव सुधार ही है। नहीं, एसआईआर चुनाव सुधार नहीं है। देखिए ना चुनावों को बेहतर करने का रास्ता तो है ना। नहीं, वो देखिए, सुधार एक अलग तरीके की चीज होती है। ठीक है, सुधार का मतलब रिफॉर्म, ये रिफॉर्म नहीं है। ये सिस्टम के अंदर उनको लगता है कि भाई जो वोटर लिस्ट बन रही है वो ठीक तरीके से नहीं बन रही, तो उसको वो करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कोई नई चीज ऐड नहीं हो रही। मतलब मैं ये मान लेता कि जैसे कि आपने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, आपने यूनिवर्सल सफरेज है, हर आदमी को आपने वोट का अधिकार दे रखा है। आप कहते नहीं भाई हम इसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या कहते हैं, फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम हटा के हम इसको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं, तब तो रिफॉर्म होता।
आप ये कहते हैं कि भाई जो चुनाव हर 5 साल पे होता है, 5 साल की जगह हम 4 साल पे करेंगे तो वो रिफॉर्म की बात होती। या आप ये कह रहे हैं कि हर आदमी को प्रायोरिटी के हिसाब से कि ये हमारे फर्स्ट प्रेफरेंस है, हमारे सेकंड प्रेफरेंस है, थर्ड प्रेफरेंस है, फोर्थ प्रेफरेंस, तो मैं उसको रिफॉर्म कहता। ये तो उनको लगता है कि जो वोटर लिस्ट बन रही है वो ठीक वोटर लिस्ट नहीं बने, हम उसको ठीक करने की कोशिश करें, तो रिफॉर्म तो है ही नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि यहां भी आप सत्ता पक्ष कुछ अलग तरीके से देख रहा है, विपक्ष अलग तरीके से देख रहा है। ये नहीं हो रहा कि एसआईआर पे चर्चा हो रही है। तो मेरा कहना यह है कि ये जो एसआईआर पे चर्चा करने से जो सरकार बच रही है या उस पे चर्चा ना करने के जो बहाने खोज रही है, ये आज की तारीख में दर्शाता है कि कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में इतने गहरे मतभेद हैं कि जो बीच का रास्ता नहीं मिल पा रहा। और ऐसे वक्त में जबकि एक भी अगर बीएलओ ने अगर आत्महत्या की है या एक भी बीएलओ का इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, अगर कहीं से एनॉमली वोटर लिस्ट बनने में आ रही है, तो फिर उस पर संसद के अंदर चर्चा प्रायोरिटी पे क्यों नहीं होनी चाहिए? उसके लिए हम इस बात का इंतजार क्यों करें कि अगले हफ्ते हम चर्चा करेंगे या अगले से अगले हफ्ते हम चर्चा करेंगे? भाई नागरिक आदमी की मौत हो रही है, तो संसद में अगर चर्चा होगी तो स्पष्ट हो जाएगी कि दरअसल वाकई में आत्महत्या हो रही है या इसके पीछे कोई नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं। तो मृत्यु अगर लोगों की हो रही है, अगर वो एक अनिवार्य विषय नहीं है, तो फिर कोई अनिवार्य विषय नहीं हो सकता। इसलिए मैंने कहा कि ये जो वंदे मातरम को पहले चर्चा की जा रही है, सच में जो चर्चा होगी उसमें एसआईआर पे चर्चा नहीं करेगी सरकार, करेगी ना? आप जब बात करेंगे तो बात करिए। नहीं, बट सरकार तो एसआईआर पे चर्चा नहीं करेगी। अगर आप टेक्निकली देखें तो संसद के अंदर जो सरकार जो चर्चा के लिए तैयार हुई है, वो तो इलेक्टोरल रिफॉर्म पे चर्चा करने के लिए तैयार हुई है। वो तो एसआईआर टेक्निकली एसआईआर पे चर्चा करने के लिए तैयार नहीं हो रही है। लेकिन चूंकि एसआईआर के उनको तो इजाजत है ना, वो तो परमिशन है उनको बोलने की, वो बोले। हाँ, बट ये जो टिकलिश इशू है कि सरकार टेक्निकली एसआईआर पे चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। विपक्ष एसआईआर पे चर्चा करना चाहता है। विपक्ष को लगता है कि अगर वो इस बहाने कम से कम वो एसआईआर के मसले पर अपनी राय रख सकते हैं, इसलिए वो इलेक्टोरल रिफॉर्म के ऊपर एक सहमति बनाते हुए दिखे हैं। तो मेरा कहना है कि अगर एसआईआर पर से पे चर्चा होती तो सरकार को उस पर जवाब भी देना पड़ता, सरकार को उस बारे में कुछ टिप्पणी भी करनी पड़ती। आज की तारीख में अगर ट्रेजरी बेंच के ऊपर वो इलेक्टोरल रिफॉर्म पे चर्चा करें, तो आप ये नहीं कह सकते कि आप इलेक्टोरल रिफॉर्म पे बातचीत कर रहे हैं, एसआईआर पे बात नहीं कर रहे। तो जो लोग एसआईआर को इलेक्टोरल रिफॉर्म से जोड़ के देखते हैं, वो दरअसल गलत करते हैं। ये इलेक्टोरल रिफॉर्म नहीं है। आप दूसरी बात, आप इस बात को इस तरह से कह रहे हैं कि एसआईआर पे चर्चा, जब इलेक्टोरल रिफॉर्म में चर्चा हो रही है तो एसआईआर के जवाब की अकाउंटेबिलिटी से बच रही है सरकार, इसको ऐसे बिल्कुल आपने यू हिट द, जिसे कहते हैं ना कि वो बिल्कुल सही आपने पकड़ा, एकदम सही पकड़ा आपने, कि उसकी जवाबदेही से वो अपने आप को दूर कर रही है। जी, अब यदि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर भी चर्चा हो रही है, एसआईआर पर तो जो होगी चर्चा, सरकार जवाब देगी, उसमें हम देखते हैं। आपको नहीं लगता, मैं तो इस बात से भी खुश हूं कि बहुत जमाने बाद कोई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर चर्चा हो रही है और आज देश को सबसे ज्यादा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की भी जरूरत है। आप क्या समझते हैं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स क्या होने चाहिए आज की तारीख में? देखिए, मेरा तो बहुत इस पे स्पष्ट तौर मानना है कि जैसे फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम है, इसमें बदलाव की जरूरत है। बदलाव की जरूरत इसलिए है क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आ जाती है जो कभी 31% नोट लेके आती है, कभी 40% नोट लेके आती है, कभी 42% नोट लेके आती है। यानी अगर आप टेक्निकली देखें तो उसके पास बहुमत जो जनसंख्या है उसका समर्थन उसके पास नहीं होता। अगर 100 लोग आपके इलेक्टोरल लिस्ट में है, वोटर लिस्ट में है, तो 100 में से पहले तो 70% वोटिंग पड़ती है, यानी 70 लोगों ने चुनाव में हिस्सा लिया। 70 में भी 70 के 30% हाँ 30%, या आप मान के चलिए तो उसमें 25% जो वोट पा गया, 100 में से 25% वोट जिसको मिले, पता चला वो सरकार बना रहा हो, कह रहा कि मेरे पास बहुमत है। जबकि हकीकत यह है कि उसमें से 60 से 70 लोग जो हैं वो उसका समर्थन उसको नहीं है। टेक्निकली मैं बात कर रहा हूं। तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के 75 साल की के बाद अब इस बारे में गंभीरता के साथ, मैं नहीं कहता हूं उसको हटा दिया, मैं कहता हूं गंभीरता से इस बारे में सोचना चाहिए कि जबकि आज की तारीख में साक्षरता दर बढ़ गई है, महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ गया है, और तो क्यों ना हम ऐसी स्थिति पैदा करें कि जिसके पास जो सत्ता सरकार बनाए वो
डंके की चोट पर यह कह सके कि मेरे पास 50% से ज्यादा आबादी का समर्थन है। जी, क्या लेकिन ऐसी अब स्थिति क्या बन सकती है? दूसरी बात मुझे लगता है कि अब जो 25-25 साल तक जो सरकारें रहती, जो पॉलिटिकल पार्टी सरकार में रहती है, या जो जो मुख्यमंत्री बना रहता है, उसके बारे में भी सोचना चाहिए कि जैसे अमेरिका का सिस्टम है, वहां कोई भी राष्ट्रपति 2 टर्म से ज्यादा नहीं रह सकता, और 4-4 साल के 2 टर्म होते हैं, यानी 8 साल से ज्यादा नहीं रह सकता, उसके बाद बदलाव जरूरी है। तो क्यों ना हम कोई एक ऐसा नियम एमएलए एमपीज के बारे में बनाने के बारे में सोचें, प्रधानमंत्री के पद के बारे में सोचे, मुख्यमंत्री के पद के बारे में सोचे, कि ऐसी स्थिति पर उससे क्या होता है। देखिए कि जब एक फ्रेश 8 साल के बाद एक नया आदमी आएगा, तो नए विचार के साथ आएगा, नई सोच के साथ आ सकता है, तो उससे समाज को, राजनीति को एक ऊर्जा मिल सकती है। लेकिन जब एक ही आदमी 25 साल तक मुख्यमंत्री बना हुआ है, तो उसके भी सोचने की उम्र है, और वो उस हिसाब से फिर नहीं सोच सकता। जो आदमी पता चला प्री स्मार्टफोन के जमाने में पैदा हुआ है, जो प्री एआई के जमाने में पैदा हुआ है, और उसके पहले का मुख्यमंत्री है, तो उसकी सोच भी उसी तरीके से है। आज के बच्चे जो एआई के जमाने में पैदा हुए हैं, जो स्मार्टफोन के जमाने में पैदा हुए हैं, जो टेक्नोलॉजिकली ज्यादा एडवांस्ड हैं, जैसे मेरे जैसा आदमी, मैं अपने आप को मानता हूं कि मैं टेक्नोलॉजिकली चैलेंज्ड हूं। मैं आज भी स्मार्टफोन को एक सीमा के बाद हैंडल नहीं कर पाता, या मैं इंटरनेट को एक सीमा के बाद हैंडल नहीं कर पाता। जब कहीं बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग की बात होती, तो मेरे हाथ पैर उसमें उस तरीके से काम नहीं करते। लेकिन आज का जो मुझसे 20 साल छोटे हैं, या जो मुझसे 30 साल छोटे हैं, आप उनको देखिए, वो टेक्नोलॉजी को लेकर कितने सिद्धहस्त हैं। तो वो एक सोच भी है। इसलिए मैंने कहा कि टर्म फिक्स होने, टर्म 2 टर्म से ज्यादा नहीं होना। आप चाहे 5 साल का टर्म कर लीजिए, चाहे जितना कर लीजिए, बट ये इंश्योर करिए कि हर 10 साल के बाद एक बदलाव होना चाहिए। मैं आपको बताऊं, जब देंग जियाओपिंग चीन के सर्वोच्च नेता बने, तो उन्होंने 10 साल का, किसी भी जो सर्वोच्च नेता थे, जनरल सेक्रेटरी थे, या उनको कहा कि आप 10 साल देश को लीड करेंगे। उसी के हिसाब से जियांग जमीन 10 साल बने रहे, उसके बाद उन्होंने कुर्सी छोड़ दी। उसके बाद हु जिनताओ बने, उन्होंने कुर्सी छोड़ दी। अब शी जिनपिंग आए, तो उन्होंने फिर पूरी स्थिति को बदल दिया है। तो एक तरीके की जड़ता अब चीन के अंदर दिखाई पड़ रही है। तो मैं जो कहना चाहता हूं कि हमको उस बदलते समाज के हिसाब से, जिस तेजी से समाज बदल रहा है, उस तेजी का, या उस समाज को रिफ्लेक्ट करने वाला, रिप्रेजेंट करने वाला इंसान भी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने चाहिए, एमएलए बनने चाहिए, मंत्री बनने चाहिए, और साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर बनने चाहिए। उसमें बदलाव जरूरी है। लेकिन आपके तर्क को मैं लूं कि आशुतोष जी हैं, विजय त्रिवेदी हैं, आशुतोष जी की बात करते हैं, वो टेक्निकली चैलेंज्ड हैं, ऐसा वो मानते हैं। लेकिन क्या राष्ट्र के प्रति उनकी चिंताएं, राष्ट्र को आगे बढ़ाने की चिंताएं, राष्ट्र को किसी भी समृद्ध बनाने की जो सोच है, वो किसी एआई जो हैंडल कर सकता हो, एआई में एक्सपर्ट है, उससे कम है क्या? नहीं, देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, समाज बड़ी तेजी के साथ बदल रहा है। तो समाज जिस तेजी के साथ बदल रहा है, उस नए समाज को रिप्रेजेंट करने वाले लोग भी बदलने चाहिए। जो जिसकी पैदाइश 60 के दशक की है या 50 के दशक की है, आज वो 2025 के समाज की जरूरतें क्या है, आकांक्षाएं क्या है, इच्छाएं क्या है, चिंताएं क्या है, शंकाएं क्या है, उसको उस तरीके से नहीं रिप्रेजेंट कर सकता है। इसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। हम अपनी जिद पर, भाई आखिर ये बताइए, 60 साल की उम्र के बाद, 58 साल की उम्र के बाद सरकारी कर्मचारियों को क्यों रिटायर कर दिया जाता है? ऐसा तो नहीं उनकी मेधा खत्म हो जाती है, उनका टैलेंट खत्म हो जाता। लेकिन नेता जो है वो 80 साल की उम्र तक भी एक्टिव रहते हैं। भाई कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष 83 साल की उम्र में एक्टिव हो रहे। कायदे से तो उनसे आधी उम्र का आदमी अगर पार्टी का अध्यक्ष बने, तो उनकी सोच भी अलग होगी, उनके कार्य करने का तरीका भी अलग होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये, सोच में हमेशा फ्रेशनेस होनी चाहिए, तभी समाज आगे बढ़ेगा। और अमेरिका कोई ऐसा समाज नहीं, वो उसने जब 2 साल के 4-4 साल के 2 टर्म किए, तो सोच के किया। हमारे यहां एक आदमी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को 9 बार चुना जा रहा। आप सोचिए, 45 साल से वो एमएलए ही बना हुआ उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर। तो बदलाव कहां से आएगा? बदलाव के लिए आपको नई ऊर्जा, नई सोच चाहिए। नहीं सर, इसमें 2 तर्क हैं। एक तो ये कि जिन देशों के, अमेरिका की बात है, अभी तो ट्रंप साहब संविधान में संशोधन करने में लगे हुए हैं कि तीसरी बार भी वो बन जाए।
शी जिनपिंग लगातार बने हुए हैं, पुतिन साहब लंबे समय से बने हुए हैं। दुनिया के और भी बहुत सारे देशों में ऐसा है। कांग्रेस अध्यक्ष का आपने ज़िक्र किया उम्र के हिसाब से, उनसे आधी उम्र के जो अध्यक्ष थे उनको कांग्रेस झेल ही चुकी है, तो वो भी उसको अभी आगे चला रही है। कुछ लोग ये कहेंगे कि ये जो सारे तर्क आप दे रहे हैं आज आपको याद आए, इसका मतलब है कि आप जो मौजूदा सरकार है या मोदी सरकार सीधा कहूँ मैं, उनके हटाने का आपको कोई इलेक्टोरल रास्ता नहीं मिला, तब आप ये रास्ता देख रहे हैं, क्योंकि ये रास्ता तो 75 साल से चल रहा था और जो 30% वोट पर तो 1962 के बाद कोई भी पार्टी सरकार नहीं बनाई, तब इस पर बहस नहीं हुई। तो केवल इसलिए कि अब जो सरकार है उसको हटाने की लड़ाई आप मजबूत तरीके से नहीं लड़ पा रहे। मैं आपके तर्क से सहमत होते हुए भी ये बात करते हैं लोग, इसलिए आपसे पूछा। नहीं देखिए, अब ये तो एक ऐसा तर्क है जिसका मेरे पास कोई जवाब ही नहीं है भाई। आप बोलिएगा कि आपने जवाहरलाल नेहरू के बारे में तब क्यों नहीं सोचा कि वो 2 टर्म बाद क्यों नहीं रिटायर हुए? भाई मैं तब पैदा ही नहीं हुआ था। इंदिरा गांधी के जमाने तब तो मैं बहुत छोटा था। जब से मैंने होश संभाला है तब से मैं एकमात्र 10 साल का शासन मैंने मनमोहन सिंह का देखा और अब तीसरा टर्म मैं नरेंद्र मोदी का देख रहा हूं। तो अगर आप कट बैठी करना चाहते, कुतर करना चाहते तो बात बिल्कुल अलग है। जो बात मैं कह रहा हूं, अगर मेरी बात तार्किक तौर पर सही लगती है तो उसमें विचार होना चाहिए। अगर मैं अतार्किक बात कर रहा हूं, कोई कुतर्क कर रहा हूं, तो बात ठीक है। तो हम कभी भी कोई भी सजेशन देंगे, आप बोले आपने नेहरू जी के जमाने में तो सजेशन नहीं दिया था, फिर तो कोई बात ही आगे नहीं बढ़ेगी ना। वो बात नहीं है, वो नहीं मेरा है। मैं ये कह रहा हूं कि मैंने तो ये कभी नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी को 2 टर्म के बाद हटा दीजिए। डेमोक्रेट्स जो हैं वो नियम यह है कि 2 टर्म एक आदमी से 2 टर्म से ज्यादा नहीं रह सकता। तीसरा टर्म तो डेमोक्रेटिक पार्टी का कोई तीसरा आदमी बन सकता है ना वहां का राष्ट्रपति। भाई नरेंद्र मोदी 2 टर्म के बाद नहीं रहते, अमित शाह बन जाते। अमित शाह 2 टर्म रहते, फिर उसके बाद कोई तीसरा आदमी बनता, कोई चौथा आदमी बनता। लेकिन बदलाव से हम डरते क्यों हैं? बदलाव सोचना चाहिए उसके बारे में। तो मैं अगर कुतर्क कर रहा हूं तो बात समझ में आती है। अगर मैं कोई अतार्किक बात कर रहा हूं तो आप मेरे सवाल का जवाब मत दीजिए। लेकिन अगर मेरी बात तर्क पर आधारित है तो फिर उसमें सोचना चाहिए, उसमें चिंतन होना चाहिए। मैं तो इतनी सी बात कह रहा हूं। मैं तो ये नहीं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को हटा दीजिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि एक आदमी को एक पद पे 2 टर्म से ज्यादा नहीं रहना चाहिए और ये नियम एमएलए पर भी लागू होना चाहिए, एमपी पर भी लागू होना चाहिए। देखिए इसके फायदे हो सकते हैं। फायदे ये हो सकते हैं कि मान लीजिए कि एक टर्म आपने जीत लिया, अगले टर्म पे आप चुन के आए, तो आपके मन में ये चिंता नहीं होगी कि मुझे अगला चुनाव जीतना है। तब आप निस्वार्थ भाव से जो आपको उचित लगे वो काम कर सकते हैं। क्योंकि आपको आज के तारीख में हर एमएलए की चिंता है कि मुझे अगला टर्म जीतना है, प्रधानमंत्री की चिंता हमें अगला टर्म चुनाव जीतना है। ये और इसकी वजह से बहुत सारे बड़े फैसले जो करने चाहिए वो नहीं कर पाते वो लोग। ये सच्चाई है, इसको हम एक्सेप्ट कर लें तो बेहतर स्थिति है। आपकी राय से सहमत होते हुए भी एक और तर्क है इसी बात पर। लोग कहते हैं कि यदि ये कर दिया जाए कि भाई 2 टर्म कर दी, तो जो सेकंड टर्म है उसके बाद उसके टाइम में तो वो काम ही नहीं करेगा। बोले अब मुझे तो जीतना नहीं है, मर्जी हो जो करो, गो टू हेल, है ना। जो तर्क दिया जा रहा है कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज बदलते हैं या महिला जो ये आ रहा है, बिल आ रहा है, उसमें भी बड़ा तर्क यही दिया जा रहा है कि अगर एमपी को पता है कि अगली बार वो जो साइकिल में टर्म महिला के लिए आएगी तो वो काम ही नहीं करेगा, और महिला जब आएगी उसको पता है मुझे एक बार से ज्यादा नहीं करने देना। तो ये तर्क भी दिया जाता है। एक तर्क और दिया जाता है कि भाई जब कोई अच्छा काम कर रहा है तो इसमें क्या बुराई है आपको कि वो चलता रहे। पहले तो आप एंटी इनकम्बेंसी का गीत गाते थे, अब प्रो इनकम्बेंसी से आप परेशान हैं। नहीं, सोच की सीमा है, बस मैं इतनी सी बात कह रहा हूं। सोच की सीमा है। मतलब आप जैसे ही कोई नया आदमी आता है, आप देखिए कि कुछ नए तरीके की ऊर्जा पूरे सिस्टम में दिखाई पड़ती है। बिल्कुल, इसमें कोई, आप देखिए जो बड़ी बड़ी कंपनीज आज बड़े, जो जैसे आप देख लीजिए कि गूगल में सुंदर पिचाई किस उम्र में सीईओ बने थे? हमारे ख्याल से 40-45 की उम्र बन गए थे वो। या सत्य नडेला किस उम्र बन गए थे? तो आज की दुनिया की जो तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, क्या वहां 80 साल का कोई आदमी सीईओ है? कोई 70 साल का आदमी सीईओ है? कोई नहीं वहां पे। 40-50 साल की उम्र बनते हैं, नए नए आइडियाज के साथ आते हैं, नई एनर्जी इन्फ्यूज करते हैं और उसके बाद वो रिटायर कर जाते हैं। उनकी जगह कोई नया आदमी आता है और वो कंपनीज ग्रो करती जाती हैं। तो नेता के लिए 80 साल का नेता देश को क्यों चाहिए? अगर एक यंग सोसाइटी बन रही है तो क्यों नहीं नेताओं के लिए भी एक रिटायरमेंट एज होनी चाहिए? आप उसके लिए भी
नेताओं के लिए भी एज लिमिट हो जाए? होनी चाहिए, हमारे ख्याल से होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी भाई। अगर सरकारी अफसर अगर रिटायर कर सकता है, प्रोफेसर रिटायर कर सकता है, तो नेता में ऐसी कौन सी खूबसूरती है कि वो रिटायर नहीं हो सकता सुरखाब के ऊपर जी लगे हुए। जी देखिए, सब। देंग जियाओपिंग ने साफ कहा था 70 साल की उम्र के बाद कोई आदमी वहां का जो है वो पार्टी का वो सर्वोच्च नेता नहीं बनेगा। 70 साल वॉज द लिमिट थी और 10 साल का टर्म था उसका। तो कुछ सोच के देंग जियाओपिंग ने किया होगा ना। और ये वो वक्त है जब चीन ने जबरदस्त तरीके से प्रगति की। हमारे यहाँ जो व्यवस्था है उसमें भी जो व्यवस्था एज वाइज दी है उसको, यदि हिंदू धर्म को भी माने तो उसमें ब्रह्मचर्य और 25-25 साल का दिया और 75 साल की उम्र में आप वानप्रस्थ पर चले जाएं, वो भी एक सिस्टम है। रेफरेंस हम देख सकते हैं। लेकिन दो सवाल मुझे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लगते हैं, आपकी राय समझना। एक तो ये चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर और उनकी छुट्टी को लेकर, मतलब उनको कैसे निकाला जा सकता है, वो सवाल। दूसरा सवाल इलेक्टोरल बॉन्ड का जो बड़ा मामला हुआ था और वो खत्म हो गया, तो इलेक्टोरल जो डोनेशन है या पॉलिटिकल डोनेशन है, इसके लिए क्या रास्ता होना चाहिए? ये दो सवाल मुझे अभी लगते हैं कि क्या इन पर भी चर्चा होनी चाहिए कि नहीं? देखिए, अगर सिस्टम, हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ सिस्टम ऑनेस्ट नहीं है, ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड में कई ऐसी चीजें थी जिसके आधार पर लग रहा था क्विड प्रो को वहां पे हुआ है, ना उसकी पड़ताल हुई, ना उसकी कोई जांच हुई। तो आप कोई भी सिस्टम बना दीजिए, आज की तारीख में मेरे जैसा आदमी तो 2 बार चुनाव नहीं लड़ सकता, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है। आप चुनाव नहीं लड़ सकते। आज की तारीख में जिनके पास कम से कम 10-15 करोड़ रुपए हो तो वो चुनाव लड़ सकता है। हमारा सिस्टम ऐसा बन गया है। तो जब सिस्टम ऐसा बन गया जिसमें अगर आप करोड़पति नहीं है तो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, तो फिर वो सिस्टम फिर करोड़पतियों के हिसाब से ही फैसला करेगा। क्या इसमें कोई रास्ता होना चाहिए? क्या इसमें कोई रास्ता होना चाहिए? निश्चित तौर पर रास्ता होना चाहिए। क्या स्टेट फंडिंग होनी चाहिए? हमारे ख्याल से होनी चाहिए। लेकिन इस बात की क्या गारंटी कि स्टेट फंडिंग होने के बाद भी लोग दूसरे तरीके से या रास्ते से पैसे खर्च नहीं करेंगे? तो अगर सिस्टम ऑनेस्ट होगा, दिक्कत हमारे यहां हो गई कि हमारे यहां सिस्टम ऑनेस्ट ही नहीं। अब आप देख लीजिए, हमारे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, लेकिन चुनाव के 3 दिन पहले लोगों के खातों में बिहार में पैसे गए। ये तो डिसऑनेस्टी हुई। क्या इलेक्शन कमीशन ने इस पर कोई कॉग्निजेंस लिया? नहीं कॉग्निजेंस लिया। क्या किसी खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई? क्या प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के दौरान बोला था कि जो है वो मंगलसूत्र छीन लेंगे, घुसपैठिए आ गए हैं? क्या किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आप नियम 50 बना लीजिए, लेकिन अगर सिस्टम के अंदर इंटीग्रिटी नहीं है, ऑनेस्टी नहीं है, तो फिर उसका कोई हासिल नहीं है। तो हमारे नियम बहुत अच्छे हैं, हमारा संविधान बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उसको लागू करने वाले ठीक नहीं होंगे तो आप कुछ भी कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मेरा कहना यह कि हम सब लोगों को एक ऑनेस्टी के साथ सिस्टम को अप्रोच करना चाहिए और उसको जो रूल है उसके हिसाब से काम करना चाहिए। हमारी दिक्कत क्या हो गई कि हमारे यहाँ हर व्यक्ति के हिसाब से नियम बदलते रहते हैं, यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी कुछ सिस्टमेटिक चेंजेस की आज की तारीख में जरूरत है। कोड ऑफ कंडक्ट को मेरा कहना है, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसको इंस्टीट्यूटरी स्टेटस देने की जरूरत है। कुछ चीजें इन राइटिंग होनी चाहिए। अगर आप इस तरीके से धर्म के नाम पे वोट मांगेंगे, जाति के नाम पे वोट मांगेंगे, अगर आप भड़काने वाली बातें करेंगे, तो आप फौरन ऑटोमेटिकली आपकी सदस्यता खारिज हो जाएगी, फिर आप अगले 6 साल के लिए चुनाव लड़ने के योग्य नहीं रहेंगे। क्या ऐसा किया जा सकता है? अगर किया जाए तो हमारे समाज के अंदर जो धर्म के नाम पे, सांप्रदायिकता के नाम पे, जातिवाद के नाम पे जो जहर बोया जा रहा है, जिसकी वजह से समाज में विभाजन हो रहा है, वो रुकेगा। क्या कोई ऐसा कदम उठाएगा? नहीं। मॉडल ऑफ कंडक्ट साफ तौर पे कहता है कि आप जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, जेंडर के नाम पे वोट नहीं मांग सकते, लेकिन खुलेआम वोट मांगा जा रहा, कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो लागू करने वाले लोग हैं, उनकी समस्या यह है कि वो सत्ता पक्ष के साथ जुड़े हुए दिखना चाहते हैं, या ऐसा इंप्रेशन बना हुआ उनके बारे में। अगर आप उसको इंस्टीट्यूटरी स्टेटस दे देंगे तो शायद कुछ बदलाव दिखाई पड़े उसमें। आप नियम बना दीजिए कि भाई आप रेवड़ियां नहीं बांटेंगे। जो पार्टी बांटने की बात करेगी या वायदे की बात करेगी, मैं 200 यूनिट बिजली फ्री करूंगा, उस पार्टी की पहचान खत्म कर दी जाएगी। आप क्यों नहीं कहते कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिसमें हर घर में बिजली पहुंचेगी?
और क्यों नहीं एक सोशल ऑडिट होना चाहिए कि इस पॉलिटिकल पार्टी ने चुनाव के पहले ये वायदा किया था और सत्ता में आने के बाद 5 साल में उन्होंने अपने कितने वायदे पूरे किए। अगर ये सोशल ऑडिट हो जाए या जो भी वायदों का जो ऑडिट हो जाए तो फिर लोगों के सामने तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी जो वायदे किए उसमें कितना पूरा हुआ कितना पूरा नहीं हुआ। तो कुछ वो चीजें हैं जो हो सकती हैं, लेकिन फिर आके इसी पे टिक जाती है कि क्या सिस्टम में ऑनेस्टी है। नहीं, लेकिन चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर भी बहुत विवाद हुआ और आपने कहा कि भाई आदमी कानून कुछ भी बना लीजिए, जब तक ईमानदारी नहीं है तो फिर इस पर बात ही क्यों करना कि आयुक्तों की चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। और वो फाइनली सर डेमोक्रेटिक मुझे इस तरह से थोड़ा सा कम दम नजर आता है। सरकार जो है वो फैसला करेगी। डेमोक्रेटिक सिस्टम का पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी पहलू के लिए यही है कि बहुमत ही फैसला करेगा, बहुमत सरकार का होता है। तो ये बार बार कहना सरकार बनाती है, सरकार ये करती है, सरकार ही करेगी। देखिए मैं आपको बताऊं, जब पहले ये बात बिल्कुल सच है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति लॉ डिपार्टमेंट करता था, यानी सरकार करती थी जी। जो लॉ मिनिस्ट्री थी वही नियुक्त करती थी और वो अपनी इच्छा के आदमी को नियुक्त करके भेजते थे। सुप्रीम कोर्ट को यह लगा कि भाई अपॉइंटमेंट का ये तरीका ठीक नहीं है क्योंकि इसमें निष्पक्षता या चुनाव आयोग की जो इंटीग्रिटी है वो डाउटफुल हो जाती है। ठीक है, उन्होंने एक इलेक्टोरल रिफॉर्म का एक तरीका सुझाया। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, एक चयन समिति बना देते हैं जिसमें उस चयन समिति के द्वारा चुना गया जो व्यक्ति होगा वो निष्पक्ष दिखाई कम से कम पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हो जाए, लीडर अपोजिशन हो जाए और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो जाए, तो कम से कम इस माध्यम से जो आदमी निकल के जाएगा, जो बनेगा, वो कम से कम दिखने में तो ईमानदार रहेगा कि चलो एक इंडिपेंडेंट आदमी को चूज करने की कोशिश की गई। वो एक इलेक्टोरल रिफॉर्म था। सरकार के हाथ से आगे चीजें बढ़ के इंडिपेंडेंट चयन समिति के पास चीजें पहुंची। सरकार ने उसको पीछे ले गई। सरकार ने उसमें चीफ जस्टिस को हटा के उसकी जगह अपने कैबिनेट मिनिस्टर को डाल दिया। तो इससे ये इंप्रेशन जाता है कि सरकार चाहती ही नहीं है कि चुनाव आयोग में इंडिपेंडेंट लोग बैठे। मैं परसेप्शन की बात कर रहा हूं, ये परसेप्शन गया है पूरे देश के अंदर। वहां पे जाने वाले लोग इंडिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट नहीं है वो अलग तरीके का प्रश्न है। पहले जब सरकार भी नियुक्त करती थी तब भी उस प्रोसेस से टीएन सेशन जैसे आदमी आए, उस प्रोसेस से जिम लिंगडो जैसे आदमी आए जिन्होंने सरकार की बातों को नहीं माना। तो जब उसमें वो तो आदमी पर निर्भर करता ना कि वो कैसे उसको यूज कर रहा है। तो कम से कम एक कोशिश सुप्रीम कोर्ट ने कोशिश की थी कि एक ऐसी प्रक्रिया बनाई जाए जिससे जिसका चयन हो वो कम से कम पक्षपाती ना दिखाई पड़े। अब पद पर जाने के बाद पक्षपाती हो जाए वो एक अलग तरीके का प्रश्न है। तो कम से कम चुनावी चयन प्रक्रिया में ये ईमानदारी उन्होंने लाने की कोशिश की। सरकार ने उस ईमानदारी को हटा दिया तो चयन प्रक्रिया अपने आप में दूषित हो गई। एक और ईमानदारी की बात ये भी है ना कि यदि अभी हम ये कह रहे हैं कि सरकार ने उसको हटा दिया, यदि सीजीआई भी होता तो हमने सीजीआई को कब छोड़ा है? एक फैसले पर वो सरकार के पक्ष के दिखाई देते हैं, एक में कहते हैं कि यार ये लोग तो बड़े लोगों को रात को भी जाग के कर लेते हैं, तो हम सीजीआई को कौन सा छोड़ दे? मान लीजिए सीजीआई भी आ जाता और विजय त्रिवेदी और आशुतोष की पसंद का चुनाव आयुक्त तो नहीं होता, तो आप कहते सीजीआई भी मिल गए सरकार के साथ। देखिए, आरोप लगाना अलग तरीके का है, लेकिन तब कब कम से कम ये इंप्रेशन तो नहीं जाता ना कि सरकार अपने ही लोगों को चुन के भेजना चाहती है। तब लोग कहते हैं भाई सीजीआई ने गड़बड़ी कर दी। आज की तारीख में तो वो जो तर्क था वो अपने आप में निरस्त हो चुका है। अब आप कह ही नहीं सकते कि चयन प्रक्रिया दोषपूर्ण नहीं है। अब वो चयन प्रक्रिया दोषपूर्ण है। पहले यह था कि भाई देखिए, कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी कब बेईमान हो जाए ये अलग तरीके का बात, लेकिन सिस्टम की कोशिश ये होनी चाहिए कि वो एक ईमानदार आदमी को चुनकर वहां पे भेजे। अब जिसको हम ईमानदार समझते हैं अगर वो बेईमान निकल जाए तो उस प्रोसेस का दोष नहीं है, फिर वो फिर उस आदमी की प्रॉब्लम है। हमने तो अपनी तरफ हमने कम से कम ये कोशिश की कि एक ईमानदार आदमी उस पद पर होना चाहिए। हमारी कोशिश में कमजोरी हो सकती है लेकिन उस प्रक्रिया में दोष नहीं था। आज की तारीख में प्रक्रिया ही दोषपूर्ण हो गई है। मैं फिर भी ये कह रहा हूं कि हो सकता है नई प्रक्रिया के तहत भी एक बहुत ही ईमानदार आदमी उस कुर्सी पे बैठ जाए जो सरकार की बात मानने से इनकार कर दे। यह संभव है
लेकिन कम से कम प्रोसेस तो सही होना चाहिए, प्रोसेस तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, प्रोसेस में तो ईमानदारी होनी चाहिए। आज की तारीख में जो ईमानदारी लाने की कोशिश की गई थी, वो ईमानदारी सरकार के उस फैसले के बाद से, कानून बनाने के बाद से, वो ईमानदारी खत्म दिखाई पड़ती है। तो अब क्या उम्मीद आपको लग रही है कि चुनाव सुधार पर चर्चा होगी तो कुछ बेहतर निकल पाएगा, ये समुद्र मंथन? कुछ नहीं होगा, मुझे कोई उम्मीद नहीं है किसी तरीके की। सरकार अपना पक्ष रखेगी, विपक्ष अपना पक्ष रखेगा। आप देख रहे हैं पिछले कई सालों से संसद में चर्चा होती है, सत्ता पक्ष विपक्ष को गालियां देता है, विपक्ष सरकार को गालियां देती हैं, और अंत में वॉकआउट हो जाता है, नारेबाजी होती है, और उसके बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं, कोई हासिल नहीं होता। जब 1/3 बिल 1 घंटे के अंदर पास हो जाते हो, तो 1 घंटे के अंदर कानून, भाई सत्ता पक्ष विपक्ष का एक एक आदमी, अगर 10-10 आदमी इधर से बोलेंगे, 10 आदमी उधर से बोलेंगे, अगर वो 5-5 मिनट भी बोलेंगे तो भी कम से कम 2-2.5 घंटे लगता। तो जब 1-1 घंटे के अंदर जब बिल पास होकर कानून बन जा रहे हैं, तो उसका मतलब उस पर चर्चा ही नहीं हो रही है। पहले 135 दिन, नेहरू जी के जमाने में 135 दिन सरकार बैठती, पार्लियामेंट बैठती थी, आज वो संख्या घट के 55 दिन हो गई है। तो संसद का कितना अवमूल्यन हुआ है, इससे ज्यादा तो ये है कि 55 दिन भी तो काम नहीं होता, फिर भी काम नहीं होता। देखिए, डिसरप्शन पहले भी होता था, ऐसा नहीं था डिसरप्शन नहीं होता। देखिए, अगर आप मनमोहन सिंह का दूसरा कार्यकाल देखें 5 साल, तो 65% संसद का कार्य था वो डिसरप्शन में गया है। डिसरप्शन पहले भी होता था, लेकिन कम से कम 135 दिन बैठो तो। अब 55 दिन आप बैठ रहे हो, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली आपकी संसद के लेके कोई मर्यादित भूमिका नहीं रही बची। नहीं तो अकेले सरकार जिम्मेदार है, आप ऐसा सोचते? नहीं, दोनों जिम्मेदार हैं। सरकार, देखिए, सरकार के लिए तो इससे अच्छी चीज कोई ही नहीं सकती कि संसद के अंदर उसकी जवाबदेही धीरे धीरे कम होती चली जाए। विपक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं संसद के अंदर। ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम बनाया गया, विपक्ष को खड़ा किया गया, जुडिशरी लाई गई, ये सिर्फ इसलिए लाई गई ताकि जो सत्ता पक्ष है वो निरंकुश ना हो। विपक्ष को काबू करने के लिए डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी सत्ता पक्ष को काबू करने के लिए है कि सत्ताएं निरंकुश ना हो, सत्ताएं तानाशाही ना हो, तानाशाह ना बने। इसलिए विपक्ष है, इसलिए संसद है। नहीं तो राजा तो पहले भी थे, शासन तो पहले भी चलता था, कुछ अच्छे शासक होते थे, कुछ बुरे शासक होते थे। तो लोकतंत्र क्यों लाया गया? इसलिए लाया गया ताकि राजा निरंकुश ना हो, राजा की एक जवाबदेही हो, इसलिए डेमोक्रेसी लाई गई, और कोई कारण नहीं था। तो अगर डेमोक्रेसी के अंदर अगर विपक्ष का सम्मान नहीं होगा, संस्थाओं का सम्मान नहीं होगा, तो सत्ताएं निरंकुश होंगी। इस सत्ता का निरंकुश होना सत्ता का स्वभाव है। राजा कितना भी दयालु हो, वो कभी नहीं चाहता कि उसके जो है वो, जैसे घोड़े में मुंह में नहीं डालते लगाम, वो कभी नहीं चाहता उसको कोई लगाम लगाए, वो कभी नहीं चाहता उस पर कोई अंकुश लगे। ये आदमी का स्वभाव है। इसीलिए सिस्टम्स क्रिएट किए गए, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट किए गए। चलिए देखते हैं सर, आपने बहुत अच्छे से चर्चा की है, देखते हैं संसद में क्या चर्चा होती है। हम तो चाहते हैं कि हमारी चुनाव व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं ज्यादा मजबूत हो, ज्यादा बेहतर हो। हम कोशिश कर सकते, नहीं होगा तो हम अपनी बात तो कर ही सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो, आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और आशुतोष जी की तरह से दमदार तरीके से बात करते रहिए। बहुत अच्छा। और विजय जी से